हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 परीक्षा अध्ययन हिंदी सब्जेक्ट का बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2022 के 2 नंबर वाले क्वेश्चन आंसर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। प्रश्न 6 में बोला गया है छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, जो छायावादी युग था उस समय जो काव्य यानी कि जो कविताएं लिखी जाती थी उन कविताओं की कोई भी 2 विशेषताएं यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर को। तो आंसर में बोला गया, देखिए कोई भी हमको 2 बताना है। मैं यहाँ पे आपको बहुत सही बता रहा हूँ, जो भी आपको 2 इजी लगेंगे आप वो सिंपली आंसर में लिख सकते हैं। सबसे पहली जो विशेषता है वो ये है, आत्म अभिव्यक्ति अर्थात मैं शैली या उत्तम पुरुष शैली का इस्तेमाल किया गया था। आत्म यानी खुद की, अभिव्यक्ति यानी कि खुद के बारे में बताना, जैसे कि मैं ऐसा मैं वैसा। तो ये मैं शैली या इसी को बोलते हैं उत्तम पुरुष शैली का इस्तेमाल किया गया था छायावादी युग की कविताओं में। सेकेंड जो विशेषता है वो ये है, आत्मविस्तार या सामाजिक रूढ़ियों से मुक्ति। तो देखिए, आत्मविस्तार का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति अपनी स्वयं की खुद की जो सोच होती है, जो अवधारणा होती है, उसमें किसी दूसरी जानकारी को ग्रहण करना या शामिल करना, यानी कि अपना नॉलेज पहले से बढ़ाना। तो आत्म यानी खुद को विस्तार करना यानी कि खुद का नॉलेज बढ़ाना। और दूसरा, जो सामाजिक रूढ़ियाँ हैं यानी कि समाज में जो बुराइयाँ हैं उनसे मुक्ति पाना। तो उस तरीके से कविताएं लिखी गई थी इन सब टॉपिक पे। थर्ड है प्रकृति प्रेम, यानी कि यहाँ पे जो कविताएं लिखी गई थी उस समय जो कविताएं थी ये प्रकृति के ऊपर बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उन्हें प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम था यानी कि प्यार था। नेक्स्ट है नारी प्रेम एवं उसकी मुक्ति का स्वर। यहाँ पे नारियों से बहुत ज़्यादा प्रेम किया गया था और उन नारियों को मुक्ति यानी कि आज़ादी मिले हर पाबंदियों से, उसके लिए स्वर यानी कि आवाज़ उठाई गई थी यहाँ की कविताओं में। नेक्स्ट है अज्ञात व असीम के प्रति जिज्ञासा। अज्ञात यानी कि अनलिमिटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, और असीम यानी कि बहुत ज़्यादा पाने की इच्छा, बहुत ज़्यादा नॉलेज पाने की जो जिज्ञासा थी, जो उत्सुकता थी लोगों को पाने की और चीज़ों को जानने की। तो इस तरीके से कविता लिखी गई थी। एक तरह से बोल सकते हैं कि रहस्यवाद था, क्योंकि लोगों को जानने की बहुत इच्छा थी कि उसके आगे क्या हुआ। तो इस टाइप की कविता यहाँ पे रची गई थी। नेक्स्ट है सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक चेतना, या इसी को बोलते हैं मानवतावाद। इसका मतलब क्या होता है, पहले समझते हैं सांस्कृतिक चेतना क्या होता है। तो सांस्कृतिक चेतना का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह यानी कि झुंड अपने संस्कृति के लिए, ठीक है, जो उनकी संस्कृति है, हमारे जैसे देश की संस्कृति है, तो उस संस्कृति के लिए अगर जागरूक हो रहा है, उसके बारे में समझने की कोशिश कर रहा है, उसको मान सम्मान दे रहा है, तो ऐसी सोच को बोलते हैं सांस्कृतिक चेतना। तो इसी तरीके से कविताएं लिखी गई थी। इसी तरीके से सामाजिक चेतना का मतलब क्या होता है कि समाज के बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में जागरूकता होना, उसके बारे में यानी कि समाज को समझने की कोशिश करना, उसके ऊपर कविताएं लिखी गई थी, जिसको हम बोलते हैं मानवतावाद। ठीक है, तो अगर सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक चेतना दोनों है तो इसका मतलब मानवतावाद है। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छंद कल्पना का नवोन्मेष। तो पहले समझते हैं कि ये स्वच्छंद क्या होता है। स्वच्छंद का मतलब होता है कि एकदम मनमानी, जो हमारी इच्छा हो रही है अपने मन के हिसाब से काम करना। तो लोग जब कविताएं लिखते थे तो अपने मन में जो उनके विचार आते थे उसकी कल्पना करते हुए, ठीक है, अपने मन की जो उनके मन में बातें आती थी उनको कल्पना करते हुए उन्होंने नवोन्मेष यानी कि नए नए तरीके से नई नई कविताओं की खोज किए थे। तो ये एक विशेषता है। नेक्स्ट है विविध काव्य रूपों का प्रयोग। यहाँ पे अलग अलग तरह से काव्यों को रूप दिया गया, अलग अलग तरीकों से कविताओं को रचा गया था। नेक्स्ट है इस समय जो काव्य भाषा थी यानी कि कविताओं को लिखने की जो भाषा थी वो बहुत ही ललित, लवंगी, कोमल, कांत, पदावली वाली भाषा थी। अब देखिए, यहाँ पे ललित का मतलब क्या होता है, बहुत ही कोमल, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारी। और जो ये वर्ड है लवंगी, इसका मतलब होता है, ये कर्नाटक में जो एक संगीत है उस संगीत के एक राग का नाम है लवंगी। ठीक है, और ये जो कोमल कांत है, कोमल कांत का मतलब होता है कि बहुत ही प्यारी, जो हमको अच्छी लगे। ऐसे पदों को रचने के लिए, पदों यानी कि जो कबीर के पद है ना वगैरह होते हैं, तो इस तरीके से पदावली वाली भाषा को इस्तेमाल करके छायावाद की कविताओं को रचा गया था। नेक्स्ट है मुक्त छंद का प्रयोग किया गया, यानी कि छंद के नियम कानूनों के बिना ही अपने मन के हिसाब से यहाँ पे रचनाओं को रचा गया था। नेक्स्ट है प्रकृति संबंधी बिंबों की बहुलता। प्रकृति यानी क्या होता है, नेचर। ठीक है, और बिंब यानी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति या वस्तु या किसी चीज की कल्पना हम जब करते हैं तो कल्पना करने से जो हमारे सामने चित्र बनता है उसको हम बोलते हैं बिंब। ठीक है, तो नेचर से संबंधित जुड़ी हुई जो बिंब है, जो हमारी इमेजिनेशन है, जो कल्पनाएं हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। नेक्स्ट है भारतीय अलंकारों के साथ साथ यहाँ पे अंग्रेजी साहित्य के मानवीकरण और विशेषण
विपर्य अलंकारों का विपुल प्रयोग। यानी देखिए जो भारत में जो बहुत सारे अलंकार फेमस हैं वो तो यहाँ पे देखने ही मिलते हैं इनकी कविताओं में, लेकिन साथ ही साथ जो अंग्रेजी साहित्य है वहाँ की चीज़ों को उन्होंने बहुत चीज़ें इस्तेमाल की हैं, जैसे कि मानवीकरण यानी कि हम कई चीज़ों को मानव के जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि बादल आए बन ठन के। अब बादल कोई इंसान तो नहीं है, फिर भी हम बोल रहे हैं कि बन ठन के आ रहा है। तो इस तरीके से मानवीकरण अलंकारों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है। और जो विशेषण थे, जो खासियत थे, उसको विपर्य यानी कि उल्टा यूज करते थे। जो उसकी क्वालिटी है, जो उसकी विशेषता है, उसके अपोजिट वर्ड को यूज करके यहाँ पे रचनाएं रची जाती थी। तो इस तरीके से विपुल यानी कि बहुत अधिक प्रयोग हमको देखने को मिलता है। तो ये था छायावाद युग की विशेषताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है भक्तिकालीन काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। या इसी का क्वेश्चन ऐसा आता अगर कि भक्ति काल की दो विशेषताएं लिखिए तो भी वही होगा, यानी कि भक्ति काल के समय पे जो लिखी गई काव्य यानी कि कविताएं हैं उनकी कोई दो विशेषताएं लिखनी है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो अगेन देखिए यहाँ पे दो विशेषताएं हमको लिखने के लिए बोला गया, लेकिन मैं आपको बहुत सारी समझा रहा हूँ, जो भी आपको ईजी लगे, ठीक है, वो आपको लिखना है। मैं सिर्फ हेडिंग समझाऊंगा आपको, आप हेडिंग लिखेंगे तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहली विशेषता थी कि यहाँ पे नाम की महिमा बताई गई है। नाम की महिमा यानी कि जो ईश्वर के नाम है, भगवानों के जो नाम है, तो उनको बहुत ज़्यादा उसको स्मरण करके यानी कि उनके नाम को जप करके पूजा पाठ करनी चाहिए, ऐसे बहुत सारा महत्व दिया गया है। तो भक्ति काल में कृष्ण जी को और राम जी के नाम को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है भक्ति भावना की प्रधानता, यानी कि इस युग के कवियों ने अपने आराध्य यानी कि अपने भगवान के लिए एकनिष्ठ होकर, एकजुट होकर के अटूट तरीके से यानी कि लगातार आपको भगवान की पूजा करना है, यानी कि भक्ति करना है। तो इस भक्ति भावना को प्रतिपादन किया है, यानी कि सामने लाया था, ठीक है। जैसे कि सूरदास, मीरा, रस खान, इन्होंने कृष्ण भगवान के लिए बहुत ज़्यादा भक्ति भावना को दिखाया था। वहीं पे तुलसीदास जी ने राम जी की भक्ति की भावना को दिखाया था। नेक्स्ट है गुरु की महिमा का ज्ञान। तो यहाँ पे भक्ति काल के कवियों ने गुरुओं की महिमा का खूब गुणगान किया है कि गुरु ही सबसे मेन है, क्योंकि वहीं पे एक हमको देखने को मिलता है, कबीर जी का एक रचना थी, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, कि गुरु भी खड़ा है और गोविंद भगवान भी खड़े हैं, दोनों खड़े हैं, तो किसके लागू पाए? बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया कि गुरु आप ही हैं मेन, क्योंकि आपने हमको भगवान के लिए रास्ता दिखाए हैं, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ है साहित्य का स्वर्ण काल, यानी कि ये जो भक्ति काल का जो युग है इसको हमेशा से स्वर्ण काल कहा गया है, क्योंकि यहाँ पे हिंदी साहित्य की बहुत ही शानदार रचनाएं हिंदी साहित्य में लिखी गई है, इसलिए इस भक्ति काल को साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जाति पाति का विरोध, कि भक्ति काल के समय देश में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां फैली हुई थी, व्याप्त थी। तो उस समय कवियों ने जाति पाति और छुआछूत का बहुत विरोध किया कि जाति पाति को लेकर के भेदभाव और छुआछूत ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। सिक्स्थ है यहाँ पर अहिंसा पर बल दिया गया। अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करना है। तो भक्ति काल के समय पे जो कवियों ने यहाँ पे हिंसा का बहुत ज़्यादा विरोध किया कि लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए उस समय जो भी रचनाएं रची गई थी वहाँ पे अहिंसा पर जोर दिया गया था। सेवंथ है मानवतावादी भावना, यानी कि यहाँ पे भक्ति काल के समय पे कवियों ने मनुष्य को, इंसान को ब्रह्मा का स्वरूप, ब्रह्मा जी का रूप माना है, इसलिए राम और रहीम एक है, इसी की एकता पर बहुत जोर दिया था, ठीक है। देन नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति का वर्णन। तो भक्ति काल के समय पे जो कवि थे उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय संस्कृति के ऊपर बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं और उसका वर्णन भी बहुत शानदार तरीके से किया है। नाइन्थ है लोक कल्याण की भावना। लोक यानी कि समाज, दुनिया, तो दुनिया के कल्याण की भावना हमको यहाँ की रचनाओं में देखने को मिलती है। तो इस काल के जो कवि थे उन्होंने समाज को सुधारने और समाज के कल्याण के लिए बहुत ही शानदार तरीके से रचनाओं को लिखा है। 10th है विभिन्न मतों का प्रभाव, यानी कि अलग अलग प्रकार के मत हमको यहाँ पे इस भक्ति काल में देखने को मिलते हैं, जैसे कि सगुण, निर्गुण, राम भक्त, कृष्ण भक्त, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, द्वैत और अद्वैत, इस तरीके से बहुत सारे हमको मत देखने को मिले थे। वहीं 11 है अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया था। तो भक्ति काल के जो कवि थे उन्होंने जो रचनाएं रची थी उसके लिए अवधि और ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है विभिन्न छंदों का प्रयोग, यानी कि अलग अलग प्रकार के छंद, जैसे कि दोहा, सोठा, चौपाई, रोला, कवित्त, कुंडलियां, छप्पे, बहुत सारे ऐसे छंदों का प्रयोग उन्होंने किए थे। इसके बाद विशेष रस का प्रयोग किया गया था, यानी कि भक्ति काल में जो भी रचनाएं रची गई थी उसमें शांत रस, श्रृंगार रस, श्रृंगार ऐसे लिखते हैं, ओके, दिस इज श्रृंगार, फाइन। तो श्रृंगार रस, वात्सल्य रस, इसके ऊपर बहुत सारी रचनाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग हुआ था। इस युग के कवियों ने अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक,
मानवीकरण, प्रतीप अलंकार, ऐसे बहुत सारे अलंकारों का भी इस्तेमाल किया था। तो ये थी विशेषताएं भक्ति काल के समय लिखी गई कविताओं की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 7 में बोला गया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। जो उद्धव थे, ठीक है, जो कृष्ण जी के परम मित्र थे, तो उनके व्यवहार की, उनके बिहेवियर की तुलना, कंपेरिजन यहाँ पे किस किस से की गई है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल की गागर से की है। तो जो गोपियां थी वो उद्धव के व्यवहार यानी कि बिहेवियर की तुलना, कंपैरिजन जो है वो एक कमल के पत्ते से करती है और तेल के गागर, गागर यानी क्या होता है, घड़ा या गगरी बोलते हैं, जिसके अंदर पानी वगैरह या फिर कुछ लिक्विड हम रख सकते हैं, तो तेल के गागर से की है। तो ऐसा क्यों किए, तो बता रहे हैं, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है और जो तेल का गागर है, ठीक है, तेल का जो गागर है, जो घड़ा है, वो तेल में डूबा रहता है, लेकिन उन पर जो पानी की बूंद है, ठीक है, एक भी पानी की बूंद टिक नहीं पाती है, चाहे वो कमल का पत्ता हो, चाहे वो तेल का गागर हो। वैसे ही तो क्योंकि यहाँ पे तेल का गागर और कमल के पत्ते पर पानी का कोई फर्क नहीं पड़ता पानी में रहने के बाद भी, वैसे ही जो उद्धव है वो श्री कृष्ण के पास तो रहते हैं, लेकिन उस श्री कृष्ण के प्रेम से अछूते रहे, यानी कि उनके लिए प्रेम का कोई महत्व तो नहीं है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के पास रह के भी प्रेम को समझ नहीं पाए हैं। तो यही कारण है कि उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते और तेल के गागर से की गई है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई 2 विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, जो लक्ष्मण जी है, लक्ष्मण भगवान है, राम जी के भाई, उनके द्वारा वीर योद्धा, जो वीर योद्धा होता है, जो बहादुर होता है, उसके संबंध में, उसके बारे में बताई गई कोई भी 2 विशेषताएं आपको यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के बारे में बहुत सारी विशेषताएं बताई है। यहाँ पे 5 हैं, आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं। पहली है, जो वीर बहादुर लोग होते हैं, जो योद्धा लोग होते हैं, वो कभी भी अपनी वीरता के बारे में, अपनी बहादुरी के बारे में वर्णन नहीं करते हैं, यानी कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, ऐसा नहीं बताते हैं। नेक्स्ट है, जो वीर योद्धा होते हैं वो युद्ध स्थल में, यानी कि युद्ध जहाँ होता है उस स्थान में अपनी वीरता का प्रमाण देते हैं, सीधा अपने युद्ध स्थल में जाकर के अपनी वीरता दिखाते हैं, बाकी बोल के नहीं बताते हैं। थर्ड है, जो वीर योद्धा होते हैं वो विनम्र होते हैं, यानी कि बहुत ही झुककर प्यार से बात करते हैं, धैर्यवान यानी कि बहुत ही सब्र करते हैं वो, और गंभीर यानी कि सीरियस भी होते हैं समय आने पर। ठीक है। नेक्स्ट है, वीर कभी भी अपने ऊपर अभिमान यानी कि घमंड नहीं करते हैं, वो घमंडी बिल्कुल भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट है, वीरों में दूसरों के प्रति यानी कि दूसरों के लिए हमेशा आदर यानी कि इज्जत, सम्मान यानी कि मान सम्मान देने का भाव होता है, फीलिंग होती है। तो ये होती है विशेषताएं एक वीर योद्धा के संबंध में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 8 में बोला गया है, तुलसीदास या फिर जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताओं के ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है। 2 बिंदु दिए हैं, 1-2 रचनाएं लिखनी है इनकी और काव्यगत विशेषताएं लिखनी है। तो पहले तुलसीदास जी की 2 रचनाएं देखेंगे और काव्यगत विशेषताएं, और उसके बाद देखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषताएं। तो चलिए पहले देखते हैं तुलसीदास जी की 2 रचनाएं और काव्यगत विशेषता। तो तुलसीदास जी की जो रचनाएं थी यहाँ पे बहुत सारी दी हुई है, कोई भी आप 2-3 बैकअप के साथ याद कर लेंगे। ठीक है। पहली है रामचरितमानस, दूसरी है विनय पत्रिका, देन कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, और भी बहुत सारी थी। तो कोई भी आप 2-3 याद कर लेंगे। अब बात करते हैं इनके काव्यगत विशेषताओं की। तो सबसे पहले काव्यगत विशेषताओं में 2 चीज़ें आती है, आपको पता होना चाहिए। एक होता है भाव पक्ष और दूसरा होता है कला पक्ष। तो चलिए सबसे पहले कवर करते हैं हम भाव पक्ष को। तो भाव पक्ष का मतलब क्या होता है कि जब तुलसीदास जी कविताएं लिखते थे तो उनके पीछे की जो उनकी भावना, जो फीलिंग थी, जो भाव थे, वो क्या थे। तो सबसे पहला होता है भक्ति भावना। ठीक है। तो तुलसीदास जी जो हैं वो सगुण ईश्वर जी को मानते थे। अभी सगुण ईश्वर क्या होता है, एक ऐसा ईश्वर जिनका कुछ आकार है, कुछ रूप है और वो गुणों से भरे हुए हैं। तो अगर हम भगवान का आकार मान करके उनकी पूजा करते हैं कि कोई शेप है, फिजिकली बॉडी है उनकी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं सगुण। क्योंकि तुलसीदास जी जो है वो राम जी को ईश्वर मानते थे और राम जी जो है वो देहधारी थे, यानी कि उनका एक बॉडी था, बॉडी का शेप था, उनका आकार था। तो इसलिए तुलसीदास जी जो है वो सगुण ईश्वर को मानते थे। वहीं पे एक दूसरी ब्रांच जो होती है वो होती है निर्गुण ईश्वर। निर्गुण यानी कि वो मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं है। ठीक है। तो वो इस तरीके से पूजा करते हैं। तो फिलहाल जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने हमेशा से सगुण ईश्वर को ही माना था और उनकी भक्ति में असीम यानी कि बहुत ज़्यादा
दैन्य, दैन्य यानी कि दीनता या गरीबी, और अनन्य आत्मसमर्पण। अनन्य यानी क्या होता है, किसी और के तरफ नहीं देखना, ठीक है। उन्होंने सिर्फ अपना आत्मसमर्पण किए और उन्हें माने कि जो राम जी है वही ईश्वर है, वही सगुण ईश्वर है, ठीक है। और इसके अलावा उन्होंने किसी दूसरे की तरफ नहीं देखा, ठीक है। अनन्य यानी कि किसी और की तरफ नहीं देखे। तो जो तुलसीदास जी उनकी भक्ति में बहुत ही ज़्यादा गरीबी दिखती थी, और इसके अलावा और उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो न्योछावर कर दिया था भगवान के ऊपर, सब कुछ छोड़ दिया था। उनका राम ही एकमात्र भरोसा है, ऐसा मानना था कि राम जी ही है जो सिर्फ सब कुछ है, वही उनका सहारा है, वही उनका भरोसा है, इसके अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं माने। और उन्होंने अपने कविताओं में देखिए किसे किसे दिखाए हैं, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। उन्होंने इस कविता के जरिए दिखाया कि उनकी भक्ति भावना किस तरीके की है और राम जी पे वो कितना ज़्यादा भरोसा करते हैं। वहीं पे सेकंड की बात करते हैं तो ये समन्वयवादी विचार। तो समन्वय का मतलब क्या होता है? समन्वयवादी के पहले समझते हैं समन्वय क्या होता है। समन्वय यानी कि मेलजोल बना करके रखना, ठीक है। और समन्वयवादी यानी कि ऐसे विचार जो कि दो अलग अलग लोगों को मिला करके एक जैसे मान करके चलते हैं। तो वही यहाँ पे है कि जो तुलसीदास जी है, इनका जो दृष्टिकोण है, जो नजरिया है, वो समन्वयवादी ही रहा है। वो राम भक्त होते हुए भी उन्होंने राम जी को तो माना ही है, राम जी के वो परम भक्त है, लेकिन उसके साथ ही साथ उन्होंने दूसरे देवी देवताओं की भी वंदना की है, पूजा पाठ की है। वंदना करना यानी कि पूजा पाठ करना। लेकिन यहाँ पर समन्वयवादी कैसे हुआ कि उन्होंने सिर्फ राम जी के बारे में ही नहीं किए हैं सब बातें, उन्होंने उनकी पूजा तो की है, साथ ही साथ उन्होंने दूसरे जो देवी देवता हैं उनकी भी पूजा पाठ किए। तो मेल जोल बना करके उन्होंने सबकी पूजा पाठ किए हैं। और इसके अलावा इनके काव्य में जो कविताएं हैं उनमें कर्तव्य परायणता और लोक कल्याण का संदेश मिलता है। कर्तव्य परायण यानी क्या होता है? अपने कर्तव्य का पालन करना। तो उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का पालन किया है। और इसके अलावा जो लोक कल्याण यानी कि लोक कल्याण यानी क्या होता है? लोक यानी कि पूरी दुनिया, ठीक है, पूरा समाज। तो पूरे देश का, पूरे समाज का उन्होंने कल्याण किया है। इस टाइप के उन्होंने अपने कविताओं में संदेश लिखे हैं, वही हमको देखने को मिलता है। वहीं पर अगर थर्ड भाव पक्ष की बात करते तो है लोक मंगल का भाव। देखिए वही अब थोड़ा सा डिटेल में आ गया। लोक यानी कि पूरी दुनिया का, मंगल यानी कि कल्याण करने की भावना थी इनके पीछे। तो तुलसीदास के काव्य में, कविताओं में लोक मंगल की यानी कि पूरे समाज की, पूरे समाज का, पूरी दुनिया का कल्याण हो, ऐसी भावना हमको देखने को मिलती है। व्यक्त यानी कि बताया है उन्होंने अपने कविताओं में। उन्होंने अलग अलग चीज़ों को अपनाया, जैसे कि भील हो गया, कोल हो गया, शबरी हो गया। यानी ये जो है ये लोग हैं, इंसान है। शबरी तो आपको पता ही होगा, शबरी के बेर जो कि जूठे खाते हैं राम जी। देन भील लोग जो कि जंगल साइड पे रहते हैं, कुछ जाति के लोग हैं। ये कोल भी एक जाति के लोग हैं। तो इन सभी को उन्होंने अपनाया। उन्होंने ये नहीं माना कि ये ऊंच नीच नाम की चीज़ होती है। उन्होंने सभी चीज़ को अपनाया है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में बोला गया है तुलसीदास जी जो है वो रस सिद्ध कवि है। रस सिद्ध यानी कि इन्होंने अपनी कविताओं में बहुत सारे रसों को इस्तेमाल किए हैं। 10 रस होते हैं, ये आपको पता होगा। तो रसों का इस्तेमाल इनकी कविताओं में हमको देखने को मिलता है। उन 10 रसों में से इनकी कविताओं में जो सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलता है वो है श्रृंगार रस, शांत रस, वीर रस। इनका बहुत ही सुंदर यानी कि बहुत ही शानदार तरीके से चित्रण किया हुआ है। इसके अलावा रौद्र, करुण और अद्भुत रसों का भी उन्होंने बहुत ही शानदार वर्णन किया हुआ है। तो ये था भाव पक्ष। अब चलिए देखते हैं कला पक्ष। कला पक्ष में सबसे पहले आपको भाषा एक्सप्लेन करना होता है। तो चलिए, तुलसीदास जी ने जो भाषा को अपनाया है वो है ब्रज भाषा और अवधी भाषा, ठीक है। ये दो भाषाओं के नाम हैं। तो ब्रज भाषा और अवधी भाषा का इस्तेमाल करते हुए तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं को रचे हैं, लिखे हैं। और जहाँ तक इसके अलावा उन्होंने अरबी भाषा के शब्द, फारसी, भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ये सभी भाषाओं के शब्द जो है इनकी रचनाओं में हमको देखने को मिल जाता है। सेकेंड है अलंकार योजना क्या है। यानी कि तुलसीदास जी का जो अलंकार है उसका विधान बहुत ही अनुपम है। विधान यानी कि इस्तेमाल करने का तरीका। तो तुलसीदास जी ने अलंकार को जिस तरीके से यूज़ किया है वो बहुत ही अनुपम है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही बेस्ट है। अनुपम यानी कि सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, ठीक है। तो उसकी तुलना हम किसी से कर नहीं सकते। तो तुलसीदास जी का जो अलंकार यूज़ करने का जो तरीका है वो बहुत ही शानदार है। इन्होंने उपमा अलंकार को ही नहीं बल्कि कहीं रूपक, कहीं उत्प्रेक्षा, तो कहीं दृष्टांत का भी प्रयोग किया है। तो ये अलंकारों के नाम है, यानी कि इंडायरेक्टली बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और दृष्टांत अलंकार का इस्तेमाल शानदार तरीके से किया है। तो ये हो गया अलंकार योजना। अब बात करते हैं छंद की। तो तुलसीदास जी ने चौपाई, दोहा, पद, सवैया, कवित्व आदि छंदों में काव्य की रचना की है।
तो कौन कौन से छंदों का इस्तेमाल किए हैं तुलसीदास जी ने अपने कविताओं में, तो वो है चौपाई, दोहा, पद्य, सवैया, कवित। ये सब क्या है, छंदों के प्रकार है। ठीक है, तो छंद के प्रकार है, इन सब का इस्तेमाल जो है तुलसीदास जी ने अपनी कविताओं में किए हैं। अब लास्ट बात करते हैं शैली की। तो तुलसीदास जी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैलियों में काव्यों की रचना की है। देखिए, प्रबंध यानी क्या होता है, छंद युक्त रचना, यानी कि उन्होंने अपने कविताओं में छंद और ग्रामर के सभी रूल्स को फॉलो करते हुए, मानते हुए कविताओं की रचना की है। वहीं पे मुक्तक क्या होता है, जहाँ पे आप छंद वगैरह का ध्यान नहीं रख रहे हो, ग्रामर के रूल्स का ध्यान नहीं रख रहे हो, तो उसके बाद जो कविताओं को रचा जा रहा है उसको बोलते हैं मुक्तक शैली। तो दोनों ही टाइप की जो शैली है हमको तुलसीदास जी की इसमें देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब चलिए देखते हैं जयशंकर प्रसाद जी की काव्यगत विशेषताएं। तो देखिए, जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत सारी रचनाएं लिखे हैं। यहाँ पे 2 लिखने कहा गया, मैं आपको लगभग जितनी लिखी है सब बता देता हूँ, 3-4 याद कर लेंगे बैकअप के लिए। तो जो रचनाएं हैं वो है कामायनी, लहर, करुणालय, आंसू, झरना, महाराणा का महत्व, चित्राधार, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, ये सब जो है बहुत ही फेमस कविताएं लिखी थी जयशंकर प्रसाद जी ने। अब इसके बाद हमको बोला गया है भाव पक्ष की विशेषताएं बताना है। चलिए 1 बाय 1 इनको देखते हैं। तो देखिए, बहुत सारी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता देखते हैं, समरसता का संदेश हमको देखने को मिलता है जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं में। तो यहाँ पे समरसता का मतलब क्या होता है, एक समानता। ठीक है, तो ये यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई देखो, यहाँ पे सब लोग समान हैं, क्योंकि उस समय बहुत भेदभाव थे ऊंच नीच के ऊपर, तो वही उन्होंने अपने कविताओं में बताए थे। वही यहाँ बताया गया है कि प्रसाद जी ने अपने महाकाव्य कामायनी में, इन्होंने एक महाकाव्य लिखे थे जिसका नाम था कामायनी, तो उसमें उन्होंने समरसता का यानी कि सबके समानता का संदेश दिया है। जैसे कि जो मानव है, जो इंसान है, और जो जगत है, जो दुनिया है, और यहाँ पे जो जीवन है, ठीक है, उन सभी में असमानता थी। तो जो मानव है यानी इंसान है, जो दुनिया है और जो उनका जीवन है, वो अखंड रूप से यानी कि कोई भी अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं। जब ये ऐसा परिचित होने लगेगा, सभी मान लेंगे कि हाँ भाई अब कोई भी अखंड नहीं है, अलग अलग नहीं है, सब एक है। तो वैसे ही जो मनुष्य यानी कि मनुष्य जो मानव है, तो उनके तरह जो ये विषमताएं हैं, जो सब में भेदभाव है, ये धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और समरसता यानी कि समानता का संचार प्रारंभ होगा, यानी कि सब जगह समानता का जो संदेश है वो फैलने लगेगा और सब एक दूसरे को एक समान समझने लगेंगे। ठीक है, ये थी पहली विशेषता है। सेकेंड है छायावाद के जनक। देखिए, जो छायावाद का समय है, अभी हमने देखे थे छायावाद युग था, तो जो छायावाद के जो जनक है वो माना गया है जयशंकर प्रसाद जी को, क्योंकि इन्होंने ही स्टार्ट किए थे यहाँ पे कविताएं लिखना। तो इसलिए हिंदी काव्य में यानी कि हिंदी कविताओं में अगर हम बात करें कि छायावाद का जो शुभारंभ यानी कि शुरुआत करने का जो श्रेय यानी कि क्रेडिट मिलना चाहिए वो है प्रसाद जी। तो वही है कि छायावाद का शुभारंभ करने के लिए जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट श्रेय दिया गया है वो प्रसाद जी को ही जाता है, क्योंकि उनकी कविताओं में छायावाद की संपूर्ण विशेषताएं, सारी खासियत जो है वो हमको देखने को मिलती है। और इसके साथ ही चरमोत्कर्ष भी हमको देखने को मिलता है। चरमोत्कर्ष यानी कि किसी चीज़ का बहुत तेजी से जब या फिर सबसे ऊंचाई तक पहुंचने का जो काम होता है, ठीक है, कहीं पर तेजी से पहुंचना या सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंचना, उसको बोला गया है चरमोत्कर्ष। तो हमको देखने को मिलता है, यानी कि देखिए इनकी जो कविताएं थी एकदम सर्वोत्तम थी, सबसे ऊंची थी और हर लोगों तक पहुंच पा रही थी, इसलिए चरमोत्कर्ष यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, तो छायावाद के जनक भी हैं कौन, जयशंकर प्रसाद जी। नेक्स्ट है प्रेम वेदना की मर्म स्पर्शी झांकी, यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं में हमको प्रेम के ऊपर लिखी हुई कविताएं देखने को मिलती है। वहीं पे वेदना यानी कि जो दुख है, जो व्यथा है, जो परेशानी है, उसके ऊपर भी बहुत सारी हमको कविताएं देखने को मिलती है। और इनकी कविताओं को पढ़ने से हमको मर्म स्पर्श यानी कि दिल को छू लेने वाली झांकियां देखने को मिलती है, जिससे हम बिल्कुल उस कविताओं से जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ बोला गया है कि प्रसाद जी की काव्य में यानी कि कविताओं में प्रेम और वेदना, ठीक है, प्यार और दुख के मार्मिक चित्र यानी कि दिल को छू लेने वाले चित्र हमको अंकित यानी कि देखने को मिलते हैं। जो प्रिय है यानी कि जिससे हम प्यार करते हैं, उससे विरह यानी कि अलग होने में जो जिंदगी है हमारी, वो कैसे जिंदगी की जो वाटिका है, देखिए जैसे कि अगर बगीचा होता है, वाटिका में क्या होता है, बगीचे में अगर हम पेड़ पौधों का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है, तो वो पूरा बगीचा तबाह हो जाता है। ऐसे ही अगर जो हमारा प्यार है, जो कि हमारे लिए बहुत प्रिय है, बहुत कीमती है, अगर वो हमसे अलग हो जाता है तो उसमें हमको विरह यानी कि दुख होता है। तो इस तरीके से जो हमारा जीवन है पूरा नष्ट हो जाता है अगर हमारा प्रिय अगर हमसे अलग हो जाता है तो वही आगे बोला गया, जैसे बगीचे में कलियां बिखर जाती है अगर हम उनका ध्यान नहीं रखते, और जो उसके पराग यानी कि जो बीज होते हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं, उसी तरीके से हमारा जीवन भी फैल जाएगा। अनुराग सरोज शुष्क हो रहा है। अनुराग यानी कि जो प्यार है, अनुराग का मतलब होता है प्यार, और सरोज यानी कि कमल।
तो जो कमल रूपी जो हमारा प्यार है अब वो धीरे धीरे सूख रहा है अगर हमसे जो हमारा प्रिय है वो अलग हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने यानी कि जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही शानदार तरीके से प्रेम और वेदना के ऊपर बहुत ही शानदार कविताएं लिखी है। नेक्स्ट है दार्शनिकता। दार्शनिकता यानी कि दर्शन कराना, दिखाना। तो कोई भी चीज़ को जब जयशंकर प्रसाद जी दिखाना चाहते थे तो बहुत ही शानदार तरीके से अपनी कविताओं में ऐसा लिखते थे जैसे लगता था हमें कि सब चीज़ें हमको सामने दिख रही है। तो दार्शनिकता उसी को बोला गया है। वही लिखा गया है कि प्रसाद जी के कविताओं में, काव्य में दार्शनिकता का पुट यानी क्या होता है, झलक। ठीक है, तो दार्शनिकता की झलक जो है हमको देखने को मिलती है। वहीं पे जो प्रसाद जी है वो मूलतः यानी कि बेसिक रूप से एक दार्शनिक कवि है। वो इस तरीके से कविता लिखती है कि लगता है हमें हर चीज़ हमको सामने होते हुए दिख रही है। तो काव्य में यानी कि कविताओं में आनंदवाद की बहुत ही सशक्त अभिव्यक्ति, यानी कि इस तरीके से कविता लिखती है कि एकदम आनंदमय हो जाते हैं, हमको बहुत आनंद यानी कि खुशी, प्रसन्नता हो जाती है। तो इस तरीके से उनकी कविताओं में बहुत ही आनंदवाद की सशक्तता यानी कि शक्तिशाली तरीके से, बहुत ही सही तरीके से हमको उनका अभिव्यक्ति यानी कि उपयोग देखने को मिलता है। तो दार्शनिकता की वजह से जो कविताएं हैं उनमें रहस्यमयता यानी कि एकदम सस्पेंस बराबर रहता है इनकी कविताओं में। तो स्वाभाविक तरीके से हमको रहस्यमयता का सामंजस्य यानी कि मेलजोल हमको इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। क्लियर है स्टूडेंट्स। फिफ्थ है प्रकृति चित्रण। तो देखिए जो जयशंकर प्रसाद जी थे उन्होंने अपने कविताओं में प्रकृति के लिए बहुत ही मृदु यानी कि मीठे और कर्कश यानी कि बहुत ही कठोर तरीके के कविताओं को रचे हैं। ठीक है, मृदु यानी कि बोल सकते हैं कि नेचर की ब्यूटी को, और दूसरा कर्कश यानी कि जो हम हमारी प्रकृति को, नेचर को तबाह करते जा रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं। तो इन दोनों ही रूपों का जो है इनकी कविताओं में हमको जीवंत वर्णन देखने को मिलता है। जीवंत यानी क्या होता है, ऐसी कविताएं जो हमें ऊर्जा प्रदान करती है, एनर्जी देती है और बिल्कुल हम उससे जुड़ जाते हैं। तो इस तरीके से कविताओं को जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता। राष्ट्रीयता यानी कि राष्ट्र, देश से जुड़ जाए, इस टाइप की कविताएं भी उन्होंने लिखी है। तो प्रसाद जी ने राष्ट्र के प्रति यानी कि देश के लिए भी अपने कर्तव्य का परिचय दिया है, उसको निर्वाह किया है। निर्वाह यानी कि अपनी जिंदगी गुजार दी है कि उन्होंने बहुत सारी कविताएं जो है वो अपने देश के लिए भी लिख करके अपने कर्तव्य को दिखाया है। उन्होंने प्रेम की मदिरा का तो पान किया ही है। मदिरा यानी क्या होता है, दारू। ठीक है, एल्कोहल। तो उन्होंने प्रेम के ऊपर तो बहुत सारी कविताएं लिखी ही है, वो तो उन्होंने किया ही है। उसके साथ ही उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति यानी कि देश के लिए भी उदासीन नहीं हुए, न्यूट्रल नहीं हुए कि उन्होंने अपने देश के ऊपर कोई कविताएं नहीं लिखी है, यानी कि वो राष्ट्र के लिए भी बिल्कुल एक्टिव थे, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए भी बहुत सारी कविताएं लिखी है। तो ये थी जयशंकर प्रसाद जी की भाव पक्ष की विशेषताएं। अब बात करते हैं कला पक्ष की। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे हम भाषा को। तो प्रसाद जी की जो भाषा है वो परिमार्जित, व्याकरण सम्मत, संस्कृत निष्ठ और खड़ी बोली है। अब यहाँ पे जो वर्ड आया परिमार्जित, इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही साफ तरीके की। परिमार्जित यानी कि बहुत ही साफ तरीके की, एकदम अच्छे से तैयार की हुई खड़ी बोली है इनकी। व्याकरण सम्मत यानी कि व्याकरण का इस्तेमाल करते हैं, ग्रामर का पूरा यूज़ करते हैं। और संस्कृत निष्ठ यानी संस्कृत के शब्दों का बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल करना। तो इस तरीके की इनकी खड़ी बोली है। इसके अलावा इन्होंने भाव के अनुरूप, जो इनकी जो फीलिंग थी, जो इनके पीछे की जो भावना थी, उसके अनुरूप यानी कि उसके हिसाब से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। वहीं पे बात करते हैं अलंकार की। तो जयशंकर प्रसाद जी है, इनकी कविताओं में हमें प्राचीन यानी कि पुराने और नवीन यानी कि नए अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी कि देखिए जो कविताएं हैं जयशंकर प्रसाद जी की, उनमें हमको पुराने और नए दोनों ही अलंकारों का स्वाभाविक रूप से यानी कि नेचुरल तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किए हैं अपने कविताओं को रचने में। इसके अलावा विशेषण, विपर्यय और मानवीकरण जैसे पाश्चात्य अलंकारों का भी आपने सफल प्रयोग किया है। इसका मतलब क्या है, जो जयशंकर प्रसाद जी है उनकी रचनाओं में उन्होंने विशेषण, विपर्यय, ये एक अलंकार का टाइप है। इसमें क्या होता है, जो विशेषता होती है उसके विपर्यय यानी कि उसके खिलाफ, उसका अपोजिट वर्ड यूज करके उसके पीछे व्यंग्य बनाते थे वो। ठीक है, तो विशेषण के विपर्यय यानी कि खासियत के अपोजिट विलोम करके वो कविताएं रचते थे। और इसके अलावा मानवीकरण जैसा अलंकार, मानवीकरण यानी कि वो किसी भी चीज़ को मानव के रूप में बताते थे। जैसे कि बोलते हैं ना हम लोग कि बादल आए बन ठन के। अब बताइए बादल जो है वो इंसान तो है नहीं कि बन ठन के आएगा, फिर भी हम बोल रहे हैं मतलब ये मानवीकरण कि मानव के जैसे हरकतें कर रहे हैं बादल। ठीक है, तो मानव के रूप में अगर हम मान रहे हैं तो ये होता है मानवीकरण अलंकार। तो ऐसे पाश्चात्य यानी कि ये एक्चुअली पश्चिमी देशों का अलंकार है। पाश्चात्य यानी कि दूसरे देशों का अलंकार है। तो
उन अलंकारों का भी इन्होंने सफल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग अपने रचनाओं में किए हैं। अब बात करते हैं छंद की। तो प्रसाद जी ने प्राचीन छंदों के साथ, प्राचीन यानी कि पुराने छंदों के साथ साथ नए छंदों को भी अपने कविताओं में इस्तेमाल किए हैं। लास्ट आते हैं शैली पे। तो प्रसाद जी ने प्रबंध और मुक्तक दोनों शैली अपनाई है। मैंने बताया अभी, प्रबंध यानी कि छंदों युक्त रचना और मुक्तक यानी कि बिना कोई रूल्स, बिना कोई छंद के रचना करना। तो दोनों ही रचनाएं हमको इनकी देखने को मिलती है। जैसे कि कामायनी जो सबसे फेमस रचना है जयशंकर प्रसाद जी की, जो कि एक आधुनिक काल की, अभी के समय की सबसे श्रेष्ठ यानी कि बेस्ट रचना आपको देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 9 में बोला गया है महाकाव्य और खंड काव्य में कोई दो अंतर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके अंतर यानी कि डिफरेंस को। तो पहला डिफरेंस है कि महाकाव्य में किसी भी इंसान के जीवन का, जो उसकी लाइफ है, उसका संपूर्ण यानी कि पूरा चित्रण यानी कि उसके पूरे लाइफ के बारे में बताया जाता है। वहीं पे खंड काव्य में जीवन के किसी एक भाग का, पूरा जीवन नहीं, उसके पूरे जीवन के किसी एक पार्ट का, एक हिस्से का, एक भाग का चरित्र यानी कि उसका पूरा कैरेक्टर का चित्रण किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। उसके बाद सेकेंड है महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं। सर्ग यानी कि अध्याय, तो 8 अध्याय होते हैं, 8 से कभी कभी ज़्यादा भी होते हैं हालांकि। पर खंड काव्य में जनरली एक सर्ग यानी कि एक ही अध्याय होता है। नेक्स्ट है महाकाव्य का जो आकार होता है, जो साइज होती है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन खंड काव्य का जो आकार होता है वो बहुत ही छोटा होता है। नेक्स्ट है महाकाव्य में कई छंद यानी कि बहुत सारे छंदों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन खंड काव्य में सिर्फ एक ही छंद का इस्तेमाल किया जाता है। महाकाव्य में जो उसका उद्देश्य होता है, जो मकसद होता है उस महाकाव्य को लिखने का, वो बहुत ही महान, बहुत बड़ा होता है। लेकिन जो खंड काव्य होता है उसको लिखने का जो उद्देश्य होता है, जो पर्पस होता है, जो मकसद होता है, वो बहुत ही बड़ा हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब उदाहरण की बात करते हैं। तो महाकाव्य में जो उदाहरण है, सबसे बड़ा महाकाव्य वो है रामचरितमानस, पद्मावत, कामायनी। लेकिन खंड काव्य की अगर बात करें तो सद्दुमाचारित, हल्दी घाटी, पथिक, ये जो है वो उदाहरण है खंड काव्य के। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो आचार्य विश्वनाथ जी जो थे उन्होंने भी काव्य यानी कि कविता की परिभाषा दिए थे। तो परिभाषा क्या थी आपको यहाँ पे लिख के बताना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो पहली बात तो देखिए, जो पहली लाइन है ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको स्टार्ट यहीं से करना है, आचार्य वाले से, है ना। तो आचार्य विश्वनाथ जो थे उन्होंने काव्य यानी कि कविता की जो परिभाषा दी है वो ये है रसात्मकम वाक्यम काव्यम। यानी कि इसका अर्थ क्या है, रसात्मकम यानी कि रस युक्त, यानी रस से लिखे हुए जो वाक्य होते हैं, जो सेंटेंस होते हैं, वही काव्यम यानी कि काव्य कहलाते हैं। तो सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन आपको यहाँ पे लिखना है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम, कि रस युक्त वाक्य ही काव्य है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 10 में बोला गया है अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो देखिए अनुप्रास अलंकार क्या होता है, चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो देखिए यहाँ पे जो वर्ड है अनुप्रास, इसमें दो वर्ड है, एक है अनु और एक है प्रास। तो इसमें अनु का अर्थ क्या होता है, अनु यानी कि बार बार, और प्रास का अर्थ होता है अक्षर। तो इस प्रकार से इसका अर्थ या परिभाषा इस प्रकार से होगी कि जहां पर एक ही अक्षर, ठीक है, एक ही अक्षर बार बार प्रयोग किया जाए, एक ही अक्षर बार बार आ रहा है, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो देखिए र, ये अक्षर, ये र बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब कोई एक अक्षर बार बार रिपीट होता है तो उसको बोलते हैं हम, वहां पे अनुप्रास अलंकार है। एक और एग्जाम्पल है चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। देखिए च वापस आया, च रिपीट हुआ, देन और एक बार च, और एक बार च, और एक बार च। तो एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो रहा है तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। तो देखिए हास्य रस क्या होता है ये नहीं पूछा गया है, लेकिन उदाहरण के पहले अगर आप लिखते हो एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं हास्य रस क्या होता है, फिर उसका एक उदाहरण भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए देखते हैं इसको आंसर से। तो हास्य रस की बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है कि हास्य रस की परिभाषा यह है कि जब किसी रचना, ठीक है, यानी कि कोई रचना लिखी गई है, तो जब किसी रचना या वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने से जो हमारे मन में जो हास यानी कि जो हंसी जैसे स्थायी भाव फीलिंग आती है और हमको उसकी अनुभूति होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है हंसने का, तो उसको हम बोलते हैं हास्य रस है। कुल मिलाकर के ऐसी कोई रचना जिसको पढ़ने से हमको हंसी आ जाए
तो उस रचना को लिखने के लिए हास्य रस का इस्तेमाल किया गया है। तो उस रचना को हम बोल सकते हैं कि वो हास्य रस की रचना है। अब चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल उदाहरण, दो उदाहरण देखते हैं। पहला है, बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बाका होए। क्योंकि देखिए वो ऑलरेडी गंजा है तो उसका बाल तो बाका हो नहीं सकता है। तो ये एक हो गया उदाहरण। नेक्स्ट है, कहा बंदरिया, ये बंदरिया है, ठीक है। तो कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को घर में छोड़ेंगे, होने दो हुड़दंगा। ठीक है, यानी कि बच्चे आपस में लड़ेंगे तो लड़ेंगे, हुड़दंगा होगा तो होगा, लड़ने दो, पर चलो हम चलते हैं गंगा नहाने। तो ये दो थे एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखना है। तो नाटक और एकांकी में हमको अंतर यानी कि डिफरेंस लिखना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो पहला डिफरेंस है कि नाटक में जो है एक से अधिक यानी कि एक से ज्यादा अंक होते हैं यानी कि पार्ट्स होते हैं, लेकिन एकांकी में केवल एक ही अंक यानी कि एक ही पार्ट होता है। सेकेंड डिफरेंस है, नाटक का जो आकार है, जो साइज है, वो बहुत बड़ा होता है, लेकिन एकांकी का आकार जो है वो बहुत ही छोटा होता है। थर्ड है, नाटक में विकास प्रक्रिया की गति धीमी तथा वर्णित होती है। नाटक में जो विकास है, जो ग्रोथ है, जैसे जैसे नाटक बढ़ते आता है तो उसकी जो स्पीड है, जो गति है, वो बहुत ही धीमी यानी कि स्लो होती है, और यहाँ पे चीज़ों को बहुत अच्छे से वर्णित यानी कि वर्णन किया जाता है। लेकिन एकांकी में विकास प्रक्रिया, जो जिस तरीके से वो नाटक के हिस्से को बोलते हैं एकांकी, तो उसकी जो स्पीड है, ठीक है, जो गति है बहुत तेजी से होती है, इसलिए वो विकास यानी कि आगे बहुत तेजी से बढ़ते चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे अवर्णित होती है। अवर्णित यानी कि विकास प्रक्रिया, अवर्णित होने का मतलब है कि वो उतना ज़्यादा डिटेल में वर्णन नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाटक में किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन का वर्णन हो सकता है। क्योंकि नाटक बड़ा है तो किसी एक इंसान के ऊपर अगर हम लिख रहे हैं वो नाटक, तो उसके संपूर्ण यानी कि पूरे जीवन का वर्णन वहाँ पे हो सकता है। लेकिन एकांकी में किसी व्यक्ति के किसी एक महत्वपूर्ण घटना, कोई एक इंसिडेंट, कोई एक पार्ट को ही वहाँ पे वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट है, नाटक में जो पात्र होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी जो संख्या है वो एकांकी की कंपेरिजन में, तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन एकांकी में जो पात्रों की संख्या होती है, कैरेक्टर्स की जो नंबर्स होते हैं, वो बहुत कम होती है नाटक की तुलना में। लास्ट है, नाटक में अनेक घटनाओं का चित्रण किया जाता है। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उनके ऊपर बताया जाता है। लेकिन जो एकांकी होती है उसमें किसी एक ही घटना का चित्रण किया जाता है, यानी कि उसके बारे में बताया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है, आत्मकथा एवं जीवनी में कोई दो अंतर लिखिए। तो देखिए आत्मकथा और जीवनी में हमको यहाँ पे डिफरेंस बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको आंसर से। तो पहला डिफरेंस है कि आत्मकथा जो है, नाम में क्लियर है, आत्म यानी कि खुद ही हम कथा लिख रहे हैं, तो आत्मकथा जो है वो स्वयं यानी कि खुद ही के द्वारा लिखी जाती है। लेकिन जो जीवनी होती है वो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। सेकेंड डिफरेंस है, आत्मकथा में जो लेखक होता है वो अपनी स्वयं की कथा लिखता है, अपने बारे में लिखता है। लेकिन जो जीवनी होती है वो किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है, ऐसे किसी आम इंसान के ऊपर नहीं लिखी जाती है। थर्ड है, आत्मकथा कहीं कहीं काल्पनिक यानी कि इमेजनरी, ठीक है, सोच के ऊपर भी हो सकती है, कल्पनाएं हो सकती है वहाँ पे। लेकिन जो जीवनी होती है वो एक सत्य घटना जो रियल में हो चुका है उसी के ऊपर आधारित होती है, यानी कि बेस्ड होती है। नेक्स्ट है, आत्मकथा में जो लेखक होता है वो स्वयं के गुण यानी कि क्वालिटीज और दोषों यानी कि कमियों के बारे में वर्णन करता है, बताता है कि मेरे में क्या अच्छाइयाँ हैं, मेरे में क्या बुराइयाँ हैं। लेकिन जीवनी में लेखक जो है किसी दूसरे के गुण और दोषों के बारे में बताता है, खुद के दोष या गुण के बारे में नहीं बताता है। नेक्स्ट है, आत्मकथा में जो लेखक नहीं है ये लेखक है। क्या है ये? लेखक। ठीक है, तो आत्मकथा में जो लेखक है वो स्वयं के खुद के विचार बताता है, व्यक्त करता है। लेकिन जीवनी में जो लेखक है वो खुद के विचार नहीं बताता है, बल्कि जिस महापुरुष के बारे में लिखा जा रहा है उसके विचार बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आत्मकथा कथात्मक शैली में लिखी जाती है क्योंकि यहाँ पे कथा होती है। लेकिन जीवनी जो है वो वर्णनात्मक शैली में होती है क्योंकि वो किसी दूसरे इंसान के बारे में वर्णन कर रहा होता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 12 में बोला गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन कौन सी कमी खटकी। तो इसका मतलब ये है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे उनकी मूर्ति लगी हुई थी कस्बे में, गांव में, तो उसको देख करके लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी, यानी कि उनको कौन सी कमी वहां पे दिखाई दी। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में यह कमी खटकी यानी कि लगी कि
उनकी आंखों पर जो संगमरमर का चश्मा है वो नहीं था। यानी कि देखिए, जो मूर्ति थी वो संगमरमर के पत्थर की बनी हुई थी, पर उनकी मूर्ति पर संगमरमर का ही चश्मा नहीं लगा हुआ था, बल्कि एक बहुत ही सामान्य सा, नॉर्मल सा चौड़े चश्मे का एक फ्रेम, सिर्फ फ्रेम लगा था, पूरा चश्मा नहीं लगा हुआ था। तो चौड़े फ्रेम का चश्मा जो है उनकी मूर्ति पर पहना दिया गया था, लेकिन वो सिर्फ फ्रेम था खाली, उसमें कोई भी कांच वगैरह ऐसी टाइप से बना हुआ नहीं था। तो ये उनको कमी जो है वो खटकती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है, भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो देखिए, जो बाल गोविंद भगत जी है, उनकी जो पुत्र वधू यानी कि जो बहू है, वो भगत जी को अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है। तो मैं बेस बताऊं कि जो भगत जी का बेटा था वो मर गया था, तो बहू अकेले पड़ गई थी। तो बहू जो है वो भगत जी को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, क्यों? तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो उत्तर में बोला गया है, भगत की जो पुत्र वधू यानी कि जो बहू थी, वो उन्हें अकेले छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती थी क्योंकि भगत की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था, उनका ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था, और उनके खाने पीने का जो प्रबंध है, जो अरेंजमेंट है, जो उनको खाना पीना दे सके, ऐसा कोई भी वहाँ पे शख्स नहीं था। वह उनके खाने और आदि की व्यवस्था करने के लिए और उनके साथ उनकी देखभाल यानी कि ध्यान रखने के लिए रहना चाहती थी कि मैं अपने ससुर जी बाल गोविंद भगत जी का ध्यान रखूंगी और उन्हें खाना बना करके दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रश्न 13 में बोला गया है, राम वृक्ष बेनीपुरी या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए, दो रचनाएं और भाषा शैली। तो यहाँ पे हमको दो यहाँ पे लेखकों के बारे में बोला गया कि राम वृक्ष बेनीपुरी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की साहित्यिक परिचय हमको बताना है, और वो भी दो उनकी रचनाएं और भाषा शैली। लेकिन हम यहाँ पे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं और भाषा शैली नहीं देखेंगे। कारण ये है क्योंकि अब आपका सिलेबस में रिडक्शन हो गया है, रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, कई चैप्टर निकाल दिए गए, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो चैप्टर था वो हटा दिया गया है। तो ये 2022 का एक्चुअली बोर्ड एग्जाम का पेपर है, तो अभी ये चीज़ हट गई है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ राम वृक्ष बेनीपुरी जी का दो रचनाएं और भाषा शैली देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचनाएं बहुत सारी है, तो यहाँ पे दो बोली गई है, मैं बहुत सारी बता देता हूँ, आपको ये भी 3-4 याद कर लेंगे बैकअप के साथ। तो जो फेमस रचनाएं हैं राम वृक्ष बेनीपुरी जी की वो हैं, पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, लाल तारा, गेहूं बनाम गुलाब, मशाल, वंदे वाणी विनायको, चिता के फूल, कहानी संग्रह, महाराजा प्रताप सिंह, कार्ल मार्क्स, जयप्रकाश नारायण। तो ये थी इनकी कुछ फेमस रचनाएं, आप सिंपली इनको याद कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया है भाषा शैली। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सबसे पहले भाषा की। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जो भाषा है वो व्यवहारिक है, यानी कि व्यवहार में जो भी चल रही है, जो नेचुरली जो बोलचाल की भाषा है वही हमको देखने को मिलती है। इसके अलावा इनकी भाषा जो है बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, सुबोध यानी कि बहुत ईजिली समझ में आ जाती है, और इनमें सजीवता यानी कि ऐसे लिखते हैं जैसे कि हमको लगता है हमारे सामने सब चीज़ें हो रही है, तो सजीवता पाई जाती है। इसके अलावा इनके रचनाओं में मुहावरों और कहावतों से भाषा में सुंदरता आ जाती है, और हमने कई बार देखे भी है कि इनकी जो रचनाएं होती हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा मुहावरे और कहावतों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि इनकी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा सुंदर बन जाती है। ठीक है, तो ये हो गया भाषा के बारे में। अब बात करते हैं शैली के बारे में। तो जो इनकी शैली है उसके विविध रूप यानी कि अलग अलग हमको रूप देखने को मिलते हैं इनकी रचनाओं में। कौन कौन सी ये शैली इस्तेमाल करते हैं, चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहली है वर्णनात्मक शैली। नाम से क्लियर है, वर्णन किया जा रहा है बहुत शानदार तरीके से। तो जब राम वृक्ष बेनीपुरी जी किसी भी वस्तु के बारे में या किसी घटना के बारे में वर्णन करते हैं, तो उस वर्णन करते समय जिस शैली का वो प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो शैली है वर्णनात्मक शैली। और इस शैली की जो भाषा है वो बहुत ही सरल और सुबोध यानी कि बहुत ईजिली हमको समझ में आ जाती है, इस टाइप की ये भाषा होती है। सेकेंड है भावात्मक शैली। भावात्मक यानी कि भाव, फीलिंग। तो ये जो भावात्मक शैली है ये इनकी प्रधान यानी कि मेन शैली है, जिसका उपयोग ये बहुत ज़्यादा करते हैं। और इनके रचनाओं में जो ये भाव है हमको देखने को मिलती है, तो इसमें भावों की प्रबलता और मार्मिकता होती है, यानी कि वो उन भावों को, उन फीलिंग्स को ऐसे बताते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, प्रबल हो जाती है, और हमारे दिल को छू लेने वाली होती है, यानी कि मार्मिकता होती है। वो इस तरीके से लिखते हैं अपने फीलिंग को कि हमारे दिल को एकदम छू जाती है, मार्मिक उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया भावात्मक शैली। तीसरा है प्रतीकात्मक शैली। नाम से क्लियर है, प्रतीक, प्रतीक यानी कि सिम्बॉल्स, यानी कि दूसरे चिन्हों का इस्तेमाल करते हैं, दूसरों के जरिए बहुत आसानी से कई चीज़ें बोल देते हैं। वही यहाँ बोला गया है। जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी है वो अपनी बात को सीधे सीधे नहीं कहते हैं कभी भी। ठीक है,
वो किसी प्रतीकों के माध्यम से, किसी चिन्हों के जरिए या किसी दूसरी बातों के जरिए से कहते हैं। एंड यही कारण है कि इनके निबंधों में इस शैली का सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ है। क्लियर है। इसके बाद जो लास्ट शैली है वो है आलोचनात्मक शैली। नाम से क्लियर है, आलोचना ने क्या होता है, बुराई करना। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जो हैं वो जब भी समीक्षा करते हैं, ठीक है, समीक्षा यानी कि किसी की बुराई करना होता है, तो उस समीक्षा के समय आलोचनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं, जिससे कि 4 चांद लग जाते हैं उनकी रचना में। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये थी रचनाएं और भाषा शैली रामवृक्ष बेनीपुरी जी की। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 14 में बोला गया है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है। तो सिसकने का मतलब क्या होता है, जब बच्चा बहुत रोता है तो इस टाइप की आवाज़ आती है रोने की, सिसकने की। तो वही बोला गया कि जो भोलानाथ थे वो अपने साथियों को, दोस्तों को देख करके सिसकना यानी कि रोना और सिसकियां भरना क्यों भूल जाते हैं। तो समझते हैं इसको आंसर से। उत्तर में बोला गया है, खेलने में बच्चे की स्वाभाविक रुचि होती है। जो बच्चे होते हैं वो जनरली खेलना उनको बहुत पसंद होता है और खेलने में उनकी स्वाभाविक यानी कि नेचुरल सी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। यदि उसे अपनी उम्र के यानी कि सेम उम्र के बच्चे खेलते मिल जाएं तो वह सब कुछ भूल जाता है और भूल करके उस खेल में रम जाता है, खो जाता है। तो यही कारण है कि जो भोलानाथ है वो अपने पिता की गोद में सिसक रहे थे पहले, लेकिन जब उन्होंने अपने साथी बच्चों को खेलता देखा तो उनका मन जो है खेलने के लिए लालायित यानी कि लालच में आ गया और इसलिए वह सिसकना बंद करके अपने पिता के गोद से उतर जाते हैं सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए। तो यही कारण था कि भोलानाथ जो है अपने साथियों को देख करके सिसकना भूल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है वो है, रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण क्या था। तो ये भी क्वेश्चन हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर रिड्यूस हो गया है, ये अब आपके सिलेबस में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 15। इसमें बोला गया है, निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखे हुए मुहावरों का अर्थ लिखना है और उनको वाक्य में प्रयोग करना है। 2 है यहाँ पे, 9 2 11 होना और आंखों का तारा होना। चलिए दोनों को ही हम देखते हैं 1 बाय 1। तो पहला है 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ क्या होता है, भाग जाना। तो वाक्य में प्रयोग करते हैं, पुलिस को देखकर जो चोर थे वो 9 2 11 हो गए यानी कि भाग गए। तो पुलिस को देखकर चोर भाग गए, पर यहाँ पे वाक्य में ये मेन वर्ड आना चाहिए 9 2 11 होना। तो पुलिस को देखकर चोर जो थे वो 9 2 11 हो गए। नेक्स्ट देखते हैं, आंखों का तारा। आंखों का तारा मतलब अत्यधिक प्रिय, बहुत ज़्यादा प्रिय, बहुत ज़्यादा प्यारा। तो वाक्य में प्रयोग करते हैं, जो श्रवण कुमार जी थे वो अपनी माता पिता की आंखों के तारे थे, यानी कि श्रवण कुमार जो थे अपने माता पिता के बहुत ज़्यादा प्यारे बेटे थे, ऐसा इसका बोलने का मतलब है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अथवा में बोला गया है, निम्नलिखित यानी कि नीचे लिखे हुए शब्दों का आपको यहाँ पे समास विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। तो 2 वर्ड्स हैं, प्रतिदिन और राजपुत्र। तो चलिए देखते हैं इसको आंसर से। तो पहला था प्रतिदिन, इसका समास विग्रह हो जाएगा प्रत्येक दिन यानी कि हर एक दिन। इसमें जो समास है वो है अव्ययी भाव समास। क्यों, तो ये जो प्रति है ये एक अव्यय है, उपसर्ग है, उपसर्ग एक तरह का अव्यय होता है। तो जहाँ पे भी आपको कोई अव्यय दिखे या फिर उपसर्ग दिखे तो वहाँ पे हमेशा क्या होता है, अव्ययी भाव समास ही होता है। नेक्स्ट है राजपुत्र। तो राजपुत्र का समास विग्रह होगा राजा का पुत्र, यही छुपा है इसमें, राजा का पुत्र। तो जब भी कोई आपको कारक रचना का वर्ड मिल जाए तो वहाँ पे हमेशा कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। हालांकि डिटेल में हम समास वाली वीडियो आपके लिए जरूर लेके आएंगे, बहुत ही जल्द आपके लिए वो वीडियो आने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ भी, ताकि उन्हें भी ये सब चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ में आए। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। थैंक यू।